चलो स्टार्ट करें। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट लेक्चर में हमने जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है इसको समझा। जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो होता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, जब हम धीरे धीरे डाइल्यूट करना शुरू करते हैं तो उसका कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय आता है जब हम इतना उसको डाइल्यूट कर देते हैं कि उसका मोलर जो कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है। बस इसी सिचुएशन में जो भी हमारे पास डाइल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, या कंसंट्रेशन जीरो हो गया ऐसा मान के चलते हैं और इसको जीरो कंसंट्रेशन कहते हैं। और इस टाइम पर जो कंडक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये चीज हमने पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हमने वेरिएशन देखा, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए इस तरह से लीनियरली वैरी करता है। जब इसको बैकवर्ड लेकर के जाते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन जीरो होने पर क्या करेगा, ये कंडक्टिविटी हमको प्रोवाइड करेगा और इस कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस तरह से इस इक्वेशन से दिया जाता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, जहां अंडर रूट सी और लैम्डा एम के बीच का ग्राफ है, जिसमें स्लोप टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए, और ये जो लैम्डा एम नॉट है ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। देन हमने वीक के लिए देखा, अगर वीक के लिए बात करेंगे तो इसको जब हम बैकवर्ड लेके जाएंगे तो ये कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा। इस वजह से हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं मिल पाती है, जिसके लिए हम लोग आगे चल के कोलरस लॉ का यूज करते हैं। देन हमने इसका ग्राफ तो समझ लिया, दोनों को एक साथ कंबाइन किया, फिर ये क्वेश्चन था। फिर हमने पढ़ा कोलरस लॉ, ये बोलता है कि भाई जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पे जाते हैं तो जो भी हमारे पास केटायन और एनायन है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करने लगते हैं, तो कंडक्टिविटी दोनों की वजह से अलग अलग होने वाली है। इसको क्लोज कर दो, दोनों की वजह से अलग अलग कंडक्टिविटी होने वाली है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है mx करके, तो यहाँ पर m प्लस का अलग हो जाएगा और x माइनस का अलग हो जाएगा। इस तरह से सबका अलग अलग होगा और इसी बेस पे इस लॉ का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू था अलग अलग आयंस का, जैसे H प्लस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर OH माइनस का सेकेंड नंबर पर। उसके बाद हमने देखा Na प्लस और K प्लस में किसका ज़्यादा होगा, K प्लस का ज़्यादा होगा, Na का कम होगा। Ca2 प्लस और Mg2 प्लस में जो बड़ा साइज का है उसका ज़्यादा होगा। कौन है इसमें दोनों में, किसका आयन बड़ा होगा, यहाँ पर Mg का सॉरी Ca का बड़ा होगा। Ca और Mg है ना, कौन बड़ा होगा, Ca का, तो यहाँ पर Ca का बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम आयन और एक्वस जो सॉल्यूशन है उसमें दोनों का रोल देखें तो क्या हो जाएगा, Mg छोटा है लेकिन जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जबकि Ca जो Ca2 प्लस छोटा है और जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो बड़ा है तो वहाँ जाएगा छोटा हो जाएगा, तो जो छोटा रहेगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए Ca का ज़्यादा होगा, Mg का कम होगा। ऐसे ही अगर हम Cl माइनस और Br माइनस की बात करें तो Br माइनस का ज़्यादा होगा, Cl माइनस का कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, CH3CO माइनस का, जिसका हमने इस तरह से एक ऑर्डर बना दिया था। ये गारंटी है, ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा और ये चीज़ आपको नहीं, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहेगा, लेकिन जब इसी पे क्वेश्चन आएगा तो जो बच्चा इसको सिंसियरली लेकर के चलेगा कि हाँ जो चीज़ें सब लोग छोड़ते हैं उसको भी हम पकड़ के चलेंगे, और उस पर जब क्वेश्चन आएगा तब वो हमारा मार्जिन बनेगा कि जहाँ पर सब लोग फ्लॉप होंगे वहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें खुद के दिमाग में चलनी चाहिए, जो चीज़ें एक बार में आसानी से याद ना हो, उन चीज़ों को जो बच्चा अपने से एक्स्ट्रा मेहनत करके याद कर लेता है या समझ लेता है वो वही थोड़ा सा आगे निकल के चलता है। नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, हम एप्लीकेशन वाले पार्ट को देखे थे तो पहला एप्लीकेशन क्या समझ आया था, पहला एप्लीकेशन कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा एम नॉट का विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वो तरीका ये वाला था, जैसे हमारे पास CH3COH का निकालना है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए और ये दो पार्ट हम तीन इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ले आएंगे। जैसे एसिटेट आयन चाहिए तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ से स्टेट आयन मिल जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे। एक और क्या चाहिए, H प्लस, तो H प्लस इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए और दोनों में जो एक्स्ट्रा आयन आ रहा है Na और Cl,
इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने NaCl को भी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमको फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू मिल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। फिर ये सेकंड एप्लीकेशन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे मिलेगा। तो यहां हमने देखा अल्फा निकालने के लिए क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, या फिर इक्विवेलेंट के फॉर्म में लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, ये तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हमने थर्ड एप्लीकेशन देखा, क्या निकाल सकते हैं, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए Ka और बेस के लिए Kb, ये हम पहले जानते हैं। तो अल्फा बस निकला, अल्फा निकालने के बाद हम बाकी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एस एंड KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये दोनों हम निकाल सकते हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जब वो सैचुरेट हो जाएगा तो उस टाइम पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में फॉर्मूले का अप्लाई कर लेंगे, जैसे कि जो लैम्डा एम इक्वल टू क्या था, K इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन था, तो कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर लैम्डा एम को हम लैम्डा एम नॉट या इनफाइनाइट बोल देंगे। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात यह है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये लैम्डा एम नॉट हो जाएगा, इसीलिए हमने लैम्डा एम क्या लिखा, लैम्डा एम इनफाइनाइट। और IP इज इक्वल टू KSP हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा और ई से इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सारे लगभग एक इक्विलिब्रियम के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, जहां हमने समझा कि पहला इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर ये अट्रैक्शन बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम। पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम। फिर हमने टेम्परेचर पे देखा, टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, डिसोसिएशन ऑफ आयन बढ़ा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रेशन साइज, अगर हाइड्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हमने देखा डाइल्यूशन का इफेक्ट, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। तो डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम कर दिए या डाइल्यूट कर दिए तो कंडक्टेंस जी बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये तीनों क्या इसमें रिलेशन है। चलो अब हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट है। समझो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पहला पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जो उसका कंडक्टेंस है, इस पार्ट को हमने समझा। अब थर्ड हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यही से आगे ये शुरुआत करने वाला है किस चीज का, एक दूसरे सेल का, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस, उससे पहले हम समझते हैं होता क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइट को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर के क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन करता है जिससे केमिकल एनर्जी आगे चल के प्रोड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या अपने आप मिल जाएगा, नहीं, देना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन है कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप नहीं होने वाला है, इसको कराना पड़ेगा। तो ये जो सेल है जिसके अंदर में ये प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है ब्रेक होता है और उसके बाद केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। समझ आया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक होगा, अपने आयंस में ब्रेक होगा, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाना, अपने आयंस में ब्रेक हो जाना। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस।
ठीक है। हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और इसका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में, और ये जो ब्रेक होना है यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो पूरा हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, NaCl का मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया और ये किसमें ब्रेक हो गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें ब्रेक हो गया। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है यही ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अब देखो इसी को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, या दोनों चीज एक साथ हो सकता है। तो केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग एट इलेक्ट्रोड्स when electric current is passed through electrolytic solution is called electrolysis। तो ये आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जब ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। ठीक है। अब देखो जिस एपरेटस के अंदर में, जिस डिवाइस के अंदर में ये चीजें होंगी उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। सो द apparatus वेयर द चेंजेस अंडरगो इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में ही ये प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन होने का, किसके अंदर होता है, उस सेल के अंदर में होता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है ये क्या हो, समझ आ गया होगा, ये क्या है, एक प्रोसेस है ये। ठीक है, आया समझ में। चले आगे, एग्जाम्पल है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में जो मॉल्टेन NaCl है उसका क्या होना, इलेक्ट्रोलिसिस होना, ब्रेक डाउन होना, ये इसका एग्जांपल है। समझते हैं इसको हम थोड़ा सा अच्छे से। चलो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक कंटेनर है, देखो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या ले लिया, NaCl का हमने सॉल्यूशन ले लिया। ये NaCl का हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। कैसा NaCl है ये, मॉल्टेन। मॉल्टेन का मतलब समझते हो, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, सिर्फ इसी को पिघला दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलेक्ट्रोड। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोड और ये है सेकंड इलेक्ट्रोड। अभी हमने जो इलेक्ट्रोड डाला है इसका डेप्थ में नहीं घुसे हैं, नॉर्मली हमने क्या किया, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड डाल दिया। इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लो प्लेटिनम का डाल दिया। प्लेटिनम का इसलिए क्योंकि वो यहां अंदर किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसका इंपैक्ट यहां देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जब वायर से कनेक्ट कर देंगे और बीच में बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी लगाया तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया। समझ आया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बैटरी की वजह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। किस वजह से बढ़ेगा, बैटरी की वजह से। तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो वो इस रॉड को पॉजिटिव करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहां देखो ये निगेटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। समझ आया। अब ये जो NaCl है ना, ये NaCl क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला क्या होगा इसका, Na प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो इसके अंदर हो गया Na प्लस और दूसरा क्या, Cl माइनस। इस तरह से दो आयन जो है फॉर्म हो गए। ठीक, अब ये दोनों आयन जो हैं क्या होंगे, अब यहीं पर तो नहीं रहेंगे। जब बैटरी सप्लाई दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ये देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा Cl, और निगेटिव की तरफ कौन चला जाएगा, नहीं। तो थोड़ा मैं इसको पोजीशन चेंज करता हूं, यहां पर पहले बता देता हूं मैं Cl माइनस को, और यहां पर लिख देता हूं क्या, Na प्लस। तो ये Cl माइनस कहां चला जाएगा, पॉजिटिव के पास में, Na प्लस कहां चला जाएगा, नेगेटिव के पास में जाएगा। समझ आया। अब ये दोनों करेंगे क्या, देखो
पहला 8 एनोड। एनोड पे क्या कहानी होगी? एनोड पे हमेशा ही क्या होता है? एनोड पे हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता है वही एक्चुअल में क्या होता है? एनोड होता है। तो ये जो दिख रहा है, हम अभी मान लो नहीं भी जान रहे कि कहां पर ऑक्सीडेशन होगा या कौन एनोड कहलाएगा, लेकिन इतना पता है कि ये जो टर्मिनल दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देखो यहां पर जो Na है, इस Na के पास क्या है? Na के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो देखो Cl यहां पर जाएगा, Cl माइनस यहां पर जाएगा और वो क्या कर लेगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा। समझ आया? ये देखो, आप चाहो तो इसको 2 ले सकते हो, इसको 2 कर सकते हो, या इसको आप चाहो तो आधा कर सकते हो, दोनों में सही है। समझ आया? तो क्लोरीन जो आयन है वो कहां चला गया? वो चला गया इस इलेक्ट्रोड के पास में, और वहां जाकर के उसने क्या कर दिया? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद खुद Cl2 गैस के फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये कहां कहानी है? एनोड की। अब दूसरा हम बात करते हैं 8 कैथोड। 8 कैथोड। कैथोड पे कौन चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो कैथोड पे क्या होता है? ऑलवेज रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो देखो यहां पर कौन चला जाएगा? Na प्लस। तो Na प्लस चला गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहां से? जो क्लोरीन ने रिलीज किया है, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम मेटल बन जाएगा। समझ आया? और ये यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में इसको? अब आप देखो एनोड यहां पर इस टर्मिनल के पास में, ये जो टर्मिनल दिख रहा है कहां पर? जो पॉजिटिव वाला है 8 पॉजिटिव। यहां पर आप चाहो तो 8 पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल पे हुआ ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एनोड। इसीलिए क्या होगा? ये एनोड होगा। समझ आया? और ये निगेटिव पे क्या हुआ? निगेटिव पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? यहां पर रिडक्शन हुआ, इसीलिए क्या है? कैथोड है। समझ आया कि नहीं? तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। और यहां पर भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, एट नेगेटिव टर्मिनल या निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो बताओ निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम? कैथोड बोलेंगे। तो फाइनली आप अगर इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या मिलने वाला है? देखो अगर हम इसका क्या कर दें, ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो ओवरऑल रिएक्शन आप देख पा रहे हो क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, और फाइनली ये क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा, और यहां पर हाफ Cl2 गैस बन जाएगा। हाफ Cl2 गैस। कोई दिक्कत समझने में इसको? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो NaCl था, ये NaCl क्या हो गया? दो पार्ट में ब्रेक हो गया, और जब इनमें बैटरी लगाया तो बैटरी के फिर ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाकर के यहाँ पर एक जगह गैस लिबरेट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? ये डिपॉजिट हो गया। कोई दिक्कत समझने में? जब हम इसी का एनालिसिस करेंगे, जब हम इसी का एनालिसिस करेंगे अब, तो इसके एनालिसिस के कुछ मेन पॉइंट्स बनने वाले हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो पहला बात आता है कि प्रोडक्ट कौन कौन सा एनोड पे जाएगा। एनोड पे
कौन प्रोडक्ट बनाएगा और कैथोड पे कौन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं समझना। एनोड पे भी कौन गया, एनोड पे कौन गया, क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन क्या है, ये एनोड प्रोडक्ट है। क्या है ये, एनोड प्रोडक्ट है। ये हो गया एनोड प्रोडक्ट, समझ आया। सोडियम कहां पर जाकर के मिला हमको, कैथोड पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड प्रोडक्ट कहेंगे। समझ आया। तो जब हम इस सेल का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे तो हमें पहला चीज जो जानना चाहिए वो ये रहेगा कि एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट क्या क्या है। समझ आया कि नहीं। ये पहला चीज जो हमें जानना होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर में। दूसरा चीज ये हमें जानना रहता है कि अगर यहाँ पर एक सॉलिड है, सॉलिड अगर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, अगर सॉलिड डिपॉजिट हुआ है तो उसका मास कितना डिपॉजिट हुआ, उसका मास कितना डिपॉजिट हुआ, ये हमें जानना होता है। और साथ में अगर कोई गैस बाहर रिलीज हो रहा है तो गैस का हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। तो गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड। समझ आया। तो ओवरऑल हम इस सेल के अंदर में इन चीजों का एनालिसिस करते हैं कि भाई एनोड पे कौन गया, कैथोड पे कौन गया, और जो जाएगा वही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर देखो एनोड पे कौन गया था, क्लोरीन गया था, तो क्लोरीन जाके क्या बना दिया, क्लोरीन गैस बनाया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एनोड प्रोडक्ट। ठीक। तो ये हमने पहला चीज जान लिया कि भाई एनोड पे जाकर के कौन प्रोडक्ट बना रहा है, और यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैथोड प्रोडक्ट। ये कैथोड प्रोडक्ट। पहला चीज जो हमें जानना होता है इस सेल में, वो क्या जानना होता है कि कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। तो एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। और दूसरा चीज, एनोड पे जो अगर जा रहा है तो या तो क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, या गैस के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा। तो एनोड और कैथोड पे जो कुछ भी जाके बन रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट या तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, या दूसरा क्या बनेगा, दूसरा गैस के फॉर्म में बनेगा। तो सॉलिड के फॉर्म में बनेगा तो हम बोलेंगे मास डिपॉजिटेड, मास कितना उसका डिपॉजिट हुआ। और अगर गैस के फॉर्म में है तो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, कितना वॉल्यूम उसका बना या रिलीज हो गया। तो उसका मास और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना रहेगा। इस पूरे एनालिसिस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, इस पूरे एनालिसिस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, और इसी को हम लिखते हैं क्या, एनालिसिस इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। एनालिसिस इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहला जो एनालिसिस हो रहा है इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अंदर हम क्वांटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं, क्वांटिटी, कि एनोड और कैथोड में जो प्रोडक्ट बना उसका क्वांटिटी कितना है। अब क्वांटिटी में जानना क्या है, क्वांटिटी में जानना ये है, क्वांटिटी में जानना ये है कि मास डिपॉजिटेड, मास कितना डिपॉजिट हुआ, और क्या जानना है, वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड। समझ आ रहा है, ये हमको जानना है, यही क्वांटिटी को जानना है। इसी को जानने के लिए हम इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर में दो चीजें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो ये हम एक लेआउट तैयार कर रहे हैं कि हम आगे पढ़ने वाले क्या हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। समझ आया। क्योंकि कितना यहाँ पर मास या वॉल्यूम डिपॉजिट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलने वाला है। हालांकि हम इस लॉ को पढ़ेंगे, बट इसको भी बाईपास करते हुए हम एक शॉर्टकट से भी इन चीजों को आसानी से निकाल लेंगे। सेकंड जो चीज होगा, सेकंड होगा वो होगा, पहला है क्वांटिटी निकालना है। पहला क्या निकालना है, क्वांटिटी। दूसरा हो जाएगा क्वालिटी, हमको निकालना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे
मतलब कौन एक्चुअल में एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। एक्चुअल में हमको पहले इस चीज को देखना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को इसलिए देखेंगे ताकि हमको आसानी से समझ आ जाए कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे कैसे होने वाला है। तो सेकंड जो होगा वो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकंड क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये दोनों जो वर्ड है आपको समझ आया कि नहीं? पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमको ये जानना है कि कितना क्वांटिटी बनेगा, क्वांटिटी को हम निकालेंगे मास और वॉल्यूम के फॉर्म में। और दूसरा है क्वालिटेटिव, मतलब किसकी क्वालिटी ऑक्सीडाइज होने की और किसकी क्वालिटी रिड्यूस होने की है। अभी मैंने जो एक सिंपल एग्जांपल लिया, यहां से आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम ये एक सिंपल मॉल्टेन NaCl को फील किया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो भाई एक ही आयन बनेगा निगेटिव वाला और एक ही आयन क्या बनेगा? पॉजिटिव वाला। तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, ये पॉजिटिव वाला ही कहाँ जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव वाला ही कहाँ जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और ये निगेटिव वाला कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। लेकिन अगर यहीं पर 2 निगेटिव आयन हो जाए, 3 निगेटिव आयन हो जाए, तो बताओ तीनों में एक ही जा पाएगा ना? तो कौन जाएगा? ये है क्वालिटी फिर आएगी। तीनों में से सिर्फ एक ही क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। यहां पर 2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा, 3 पॉजिटिव आयन हो जाएगा, तो उन दोनों तीनों में सिर्फ एक ही जाएगा। कौन जाएगा? ये डिसाइड करना है। तो यहां पर हमको वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे ना, उसका रोल समझ आएगा। क्या समझ आएगा? यहां पर क्या हो रहा है? एनोड पर हो रहा है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है एनोड पर? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर मान लो 3 लोग यहां पर जाते हैं, तो उन तीनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, या उल्टा क्या बोल सकते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम रहेगा। यहां पर कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अगर मान लो 2 या 3 यहां पर आयन जा रहे हैं पॉजिटिव वाले, तो उन दोनों तीनों में से कोई एक ही क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो कौन रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो ये है क्वालिटी की बात। जिसके पास सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होने की क्वालिटी है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके पास सबसे जल्दी रिड्यूस होने की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब ये थोड़ा समझ आया कि क्या करने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर हम देखेंगे कि एनोड प्रोडक्ट एंड कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहां पर? एट एनोड एंड कैथोड। कैथोड पर और एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हमें जानना रहेगा। समझ आया? तो इसके लिए हम सिंपल तरीका देखेंगे। क्या तरीका देखेंगे? यहां पर सिंपल तरीका ये देखेंगे, कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे कौन जाएगा? जिसका क्या होना रहेगा? रिडक्शन। कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन होना रहेगा। अब रिडक्शन किसका रहेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई रहेगा। समझ आएगा? दूसरा अगर हम बात करें 8 एनोड पे, एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे हो जाएगा जिसका क्या होना रहेगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई रहेगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक, ये चीजें हमको जाननी रहेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट। तो हम शुरू करते हैं पहले चीज को पढ़ना। अभी हमने एक जो ओवरव्यू तैयार किया, इससे ये समझ आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो हम इस वाले पार्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी निकालना है तो एक सिंपल सा बात है। यहां पर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है किस फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? उस मेटल से निकल रहा है। कहीं ना कहीं यही जो हमारे पास आयंस है वही लोग क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोड से निकलेगा और दूसरे में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या होगा? ये डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है मतलब चार्ज के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि भाई जो भी हमारा करंट आई है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/T।
तो यहां पर जो चार्ज रहेगा, चार्ज यही एक्चुअली मास के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो चार्ज इक्वल टू हमको आगे चल के किसका यूज करना पड़ेगा, आई इंटू टी का यूज करना पड़ेगा। यही क्या है, यही मास डिपॉजिट करेगी, ये चार्ज जो है मास को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इसको हम एक दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व ही कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, और वैसे इस क्वेश्चन की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, इसीलिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो इसको। हमें क्या निकालना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी कौन बताएगा, चार्ज बताएगा, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही तो आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, उस मेटल से निकल रहा है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा उतना ही चार्ज फ्लो होगा, और उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी अपीयर होगा। तो ये चीजें और समझ आएंगी। तो ये मान के चलना कि ये जो चार्ज है यही क्या बताएगा, यही बताएगा क्वांटिटी को। यही क्या बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। किसका, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बस क्वांटिटी आप समझ के चलो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना इलेक्ट्रिसिटी वहां से हो रहा है वही मास डिपॉजिट को आगे चल के हमको बताने वाला है। तो इस फॉर्मूला को मैंने सिर्फ इसलिए बताया अभी ताकि आप एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 96। देखो ये हो जाएगा 97। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द करेंट इन अ गिवन वायर, एक वायर है जिसमें करंट दिया गया, कितना करंट दिया गया, 1.8 एम्पियर। द नंबर ऑफ कूलम्स दैट फ्लो इन 1.36 मिनट विल बी। क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करो एक बार जल्दी से। इसमें एक चीज सीखने को मिलेगा। क्या रखो यार कॉपी में, चॉकलेट है, मेरे को लगा कुछ। हो गया। यहां पर एक चीज याद रखना कि ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का क्या होता है, सेकंड। और यहां से जो ए है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आया कुछ आंसर, डी आ गया। ठीक, देखो यहां पर आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1.8 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है, 1.36 क्या है, मिनट है। इस मिनट को हमको किस में करना है, सेकंड में। तो क्या करेंगे, 1.36 इंटू 60 करेंगे। यहाँ पर ट्विस्ट यही था कि आपको ये नहीं समझना है जैसे हम लोग नॉर्मली समझते हैं ना कि 1 पॉइंट ऐसा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड प्लस 30 का मतलब क्या हो जाएगा, या 36 ले लेंगे तो 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96, है ना। तो ये जो हम लोग अपना नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वो यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर 1.36 मैथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर ये 5 मिनट होता तो आप क्या करते, 5 इंटू 60 करते ना, वैसे ही 1.3 सेकेंड का जो वैल्यू है इस वैल्यू में भी क्या करना है हमको, 60 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ओवरऑल जो है डेसिमल में ये मिनट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चाहे जितना भी मिनट रहा है उसमें क्या करेंगे हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया, तो ये नहीं करना, यही बात सीखने का था। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, देखो 0 हो गया, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 3 18, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 21, तो 1 हो जाएगा। 6 इंटू 1 और ये हो जाएगा कितना, 7, तो 716 ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आ गया टाइम का वैल्यू।
8 आएगा क्या? ओके ओके ओके, ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2, ठीक, 816 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज चाहिए ना अपने को, तो 1.8 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 816। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये? 18 का टेबल आता है, 18 सिक्स 18 सीधा कितना होगा? 108, तो ये हो जाएगा 8, फिर 8, 18 1 18, फिर कितना हो जाएगा? 10, कितना हुआ? 28, तो 28 का फिर से 8 हो गया, फिर 2 कैरी, फिर 18 8 जा कितना हो जाएगा? 144 में 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 146। डेसिमल कहाँ लगेगा? ये एक डिजिट, डेसिमल में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? हुआ है, यहाँ पर 2 डिजिट पहले रहेगा, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा, है ना, डेसिमल यहाँ पर लगेगा, ये 0 बाहर रह जाएगा। ठीक, तो उस 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल यहाँ पर जरूर लग जाएगा। ये 0 को हटा देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ डेसिमल कहाँ पे लगेगा? हाँ, ये 6 के बाद लगेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं? 147। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। इससे पहले क्या आया था? बी ही आया था। कोई डी बोले थे क्या? नहीं बोले थे, चलो मैं ही सुन ले गलत। तो ये नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत समझने में? अब हम इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहां पर एंटर करते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि हमको पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है? एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्या करना है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जानना है कि कितना मास डिपॉजिट होगा और कितना क्या होगा? वॉल्यूम यहां पर बनने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा पुराना चीज। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500 फैरेड, याद है? सॉरी, फैरेड नहीं, क्या होता है ये? कूलम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैरेड बोलते हैं, ये याद है? ठीक है, कैसे निकाले थे इसको हम लोग? भाई सिंपल सा बात है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक मोल पे कितना क्वांटिटी होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे कितना आया था? सॉल्व करने पे इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है कुछ, जिसको नहीं भी जाना होगा तो चल जाता है। इसका वैल्यू लगभग आता है कितना? 96487 कूलम करके आता है, जिसको अप्रोक्सीमेट कर कितना ले लिया जाता है? 96500 कूलम। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है 1 फैरेड, ठीक है? इसी को क्या बोला जाता है? 1 फैरेड। तो ये चीज तो आप जानते ही हो, बस मैंने क्या किया, इसको रिकॉल कराया। एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम, या फिर बोलते हैं उसको 1 फैरेड बोलते हैं, ठीक? चलो, क्या लिखा है ये? चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर। अब क्या होने वाला है? मेटल ही डिपॉजिट होगा, सॉलिड जाके क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो आगे डिपॉजिट होगा तो किस किस तरह से डिपोजिशन हो सकता है उसको देखने के लिए मैंने हर एक एग्जाम्पल है उसको अलग से रख दिया है ताकि आप समझ सको। देखो, कॉपर डिपॉजिट कैसे होगा? मतलब कॉपर आयन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है, कॉपर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और इसको कहीं से क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिलेगा और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। क्या ऐसे ही डिपॉजिट होने का रिएक्शन होगा? कॉपर मेटल अगर कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है ये बोला जाएगा तो कॉपर मेटल कैसे डिपॉजिट होगा? मेटल के फॉर्म में बनेगा ना। तो मेटल के फॉर्म में अगर वो बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर आयन के फॉर्म में वो
प्रेजेंट रहा होगा कहीं पर, और कॉपर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉपर जो है इस तरह से कॉपर मेटल में डिपॉजिट होगा। कहां पर होगा, एक्चुअल में आप याद करो जो Na और Cl का हमने अभी रिएक्शन देखा, तो Na कहां गया, कैथोड पे गया। Na कहां पर गया, Na प्लस कैथोड पे, और Na प्लस कैथोड पे जब गया तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया ना, और वो क्या बन गया, Na बन गया, तब तो जाकर के Na मेटल में डिपॉजिट हुआ। हम उसे डिपॉजिट होने की बात कर रहे हैं। अब कॉपर है, मान लो कॉपर डिपॉजिट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या हो गया, इस तरह से कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो गया। अब बात यहां पर आती है कि ये कितना मोल है, यहां पर ये है कितना, 1 मोल। कितना है इसका, 1 मोल। जब ये 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो वो कितना चार्ज गेन कर रहा है, ये देखो कितना चार्ज गेन कर रहा है, 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना गेन कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल चार्ज गेन कर रहा है। 2 मोल चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 मोल चार्ज का मतलब होता है 2 फैरेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 फैरेड। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 फैरेड। तो 2 मोल का मतलब क्या है, 2 फैरेड। समझ आया। तो इसको अगर हम वर्ड में लिखना चाहें तो वर्ड में लिखना चाहें तो ऐसा बोलेंगे कि जो कॉपर है, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर इज इक्वल टू कितना फैरेड, 2 फैरेड। सीधी सी बात है, समझ आया। अगर हम 1 मोल कॉपर डिपॉजिट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होगा, 2 फैरेड। बात समझ आए कि नहीं। यहीं पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये मैं अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना। अगर आपको ये बोला जाएगा कि बताओ अगर इसका 5 मोल बनाना है, अगर इसका 5 मोल बनाना है तो बताओ कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो क्या आप निकाल सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड चीज है जो आप रिएक्शन से पता कर लिए। अब यहां पे लगाना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। तो कैसे निकालते हैं, अगर 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 2 फैरेड चार्ज चाहिए, कितना चाहिए, 2 फैरेड चार्ज, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 10 चाहिए। सिंपल सा बात है। और इसका अगर सिंपल वैल्यू है तब तो हम लोग ऐसे निकाल दिए, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मान लेते हैं कितना है यहाँ पर x, कितना है यहाँ पर x मोल क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, x चाहिए है ना। तो ये x वैल्यू को कैसे निकालते हैं बताओ, x इज इक्वल टू होता है जो भी हमारे पास पहले से वैल्यू दिया है इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 2 फैरेड अपॉन इसके अपोजिट वाले को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 फैरेड। बात समझ आया कि नहीं। तो ये तो था क्या, एक चीज, और इसमें हमने 2 चीजें अलग से समझ लिया। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूं। यहां पे अलग से लिख देता हूं मैं, फॉर 5 मोल Cu, 5 मोल Cu के लिए। ठीक है, ये हमारा जितना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना था वो इतना काफी है, ये देख लो। बस ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया है, कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट आते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, किसी रिएक्शन में एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ गई, किसकी जरूरत पड़ी, एल्यूमिनियम की। तो देखो एल्यूमिनियम ऑलवेज कितना होता है, 3+ होता है। तो इसको डिपॉजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम इस तरह से मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ आया। तो अगर हम ये बोलते हैं कि यहां पर कितना होना है, ये दिया ही है 1 मोल, क्या दिया है ये 1 मोल। तो इसके 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, इसके 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए बताओ कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 3 मोल जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कितना चार्ज होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 3 फैरेड। कितना चार्ज होगा,
3 फैरेड चार्ज। बात समझ आया? तो आप इन चीजों को याद थोड़ी करोगे, इन चीजों को निकालना सीखोगे बस। आप रिएक्शन लिखो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां पर, मुंह खोलो, खा रहे हो कुछ? नहीं खा रहे हो? 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू कितना होगा? सही में नहीं खा रहे हो ना? 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैरेड। समझ आया कि नहीं? 3 फैरेड। अब यहीं पर फिर से आपको पूछ दिया था कि बताओ 6 मोल में कितना होगा, तो उसको क्या कर देंगे, वैसा हम स्टिकोमेट्री से एडजस्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? चलो, इसी को हम लोग फैराडे लॉ से भी सॉल्व करेंगे, तो उससे हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वो स्कूल वाला मेथड हो गया, बट ये तरीका हम यूज करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और एक दो रिएक्शन देखते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ 22.1 मोल बोलो, या फिर अच्छा एक चीज और समझना है, यहां पर मोल के फॉर्म में दिया है तो हम लोग मोल के फॉर्म में लिख लिए, लेकिन अगर मास देगा तो क्या यहीं पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, यहां पर एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 और मास कितना होता है 27, तो अगर ये बोलेगा कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने पर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या कितना चार्ज जो है गेन हो रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे 27 ग्राम में भी 3 फैरेड हो रहा है। बात समझ आ रहा है? चाहे वो मास के फॉर्म में बोले या मोल के फॉर्म में बोले, दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर सेम है। मेरे ख्याल से इन चीजों को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि हम लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से कहां समझ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे, गैस की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैस के बारे में। तो गैस से क्या निकलेगा? वॉल्यूम। गैस से क्या निकलेगा? वॉल्यूम। तो चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस। ये जो स्टेटमेंट मैंने अपने से इसको ऐसे बना के लिखा हुआ है, तो ये चीज बहुत ही आसान है, मतलब आप रिएक्शन देख के समझ सकते हो। हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा? हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगा बताओ? तो हाइड्रोजन जो है ऑलवेज किस फॉर्म में रहेगा? हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में रहेगा ना, हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में रहेगा। अब इसको क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बन जाएगा? ये H2 गैस। ठीक, कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना है? 1 मोल। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे ही कंप्लीट करना चाहूंगा तो यहां पर मुझे 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? तो यहां पर 1 मोल हुआ क्या? नहीं, आधा मोल हुआ। मेरे को यहां पर 1 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? यहां 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये रहेगा ऐसा। समझ आया? तो हाइड्रोजन गैस कितना लिबरेट हो रहा है? देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है 1 मोल। कितना लिबरेट हो रहा है यहां पर? 1 मोल। और 1 मोल गैस के अंदर कितना वॉल्यूम होता है? फिक्स रहता है। कितना रहता है? 22.4 लीटर। समझ आया? तो दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है ना। तो आपको अगर ये बोला जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अब इस चीज को लिबरेट करने के लिए, इतना गैस बाहर निकालने के लिए, देखो ये H+ आयन ने क्या किया है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है। कितना मोल इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 2 फैरेड। समझ आया कि नहीं? तो यहां आप क्या लिख सकते हो? यहां आप लिख सकते हो 2 फैरेड। क्या लिख सकते हो? 2 फैरेड। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको देखें तो 3 फैरेड। 3 फैरेड। नेक्स्ट, चार्ज रिलीज्ड अच्छा एक चीज और इसमें देखो, अगर मान लो इसमें हमको ऐसा पूछता ये कि नहीं हमको 1 मोल में नहीं चाहिए, हमको कितने में चाहिए? 0.5 मोल में चाहिए। कितने में चाहिए? 0.5 मोल में। या फिर बोलता 11 पॉइंट, इसको भी आधा कर दो, 11.2 लीटर में चाहिए, तो बताओ ये कितना हो जाता? ये हो जाता 1 फैरेड। समझ आता? समझ, आधा हो जाता, मतलब सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चार्ज रिलीज टू लिबरेट 0.5 या फिर 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये देखो ऑक्सीजन गैस क्या होगा? ऑक्सीजन गैस ऑलवेज O2- के फॉर्म में रहेगा। जब ये O2- के फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ना, लेगा।
O2 माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि गेन करेगा? डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये O2 गैस बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितना है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना डोनेट करेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। समझ आया? बट ये तो क्या है, ये एक ऑक्सीजन है और यहां कितना बन गया, 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन रहा है, आधा। और ये आधा ही बनाने के लिए बोला है। समझ आया? तो बताओ यहां पर ये O2 आधा बनने के लिए कितना मोल है, ये है हाफ मोल, 0.5 मोल। 0.5 मोल को ही हम और क्या बोल सकते हैं, 11.2 लीटर बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन से क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ऑक्सीजन जब यहां पर लिबरेट हुआ है, ऑक्सीजन गैस जब यहां से लिबरेट हुआ है, तो इसने क्या किया, चार्ज गेन किया कि चार्ज डोनेट किया, चार्ज डोनेट किया या चार्ज रिलीज किया। कितना चार्ज रिलीज किया, यही पूछ रहा है, कितना रिलीज किया, देखो 2 इंटू ई मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधी सी बात है 2 फैरेड। समझ आया? 2 फैरेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। समझने में कोई दिक्कत यहां तक के? ठीक। और है क्या? चलो एक और है, यहां पे इसको लिख लेना 2 फैरेड। ये याद करने की चीज नहीं है, बस हम सीख रहे हैं इसको। इसको बताओ क्या होगा इसका रिएक्शन। चलो बताओ सॉरी, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्या होगा, पढ़ो क्या लिखेंगे रिएक्शन, बताओ इसका। Cl माइनस, ठीक, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, Cl लिख दिया, और क्या लिखूं, प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होगा। ये क्या लिखा है, क्या रिलीज हो रहा है, क्या लिबरेट हो रहा है, Cl2 गैस, सॉरी क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस किस फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है यार, Cl थोड़ी होगा कभी। यहां पर एक क्लोरीन है, ठीक है, यहां एक क्लोरीन है और हमको चाहिए कितना, 1 मोल। एक क्लोरीन से यहां Cl2 थोड़ी बनेगा, ये तो आधा बनेगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पर 2 लेना पड़ेगा। अगर ये एक क्लोरीन एक रिलीज किया है इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत? ये देखो अगर हम इसी रिएक्शन को कंप्लीट करते तो क्या होता, मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूं। यहां पर ये एक रिएक्शन हो जाता, बट हमें कितना मिलेगा, यहां पर ये हाफ मोल, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होता है ये। तो ये तो हाफ मोल मिला ना, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा पूरा 1 मोल। तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, Cl2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं दोनों को कंप्लीट करूं तो देखो यहां पर कितना है, 0.5 मोल। 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 फैरेड चाहिए। और यहां पर 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए 1 मोल बोलो या फिर क्या बोलो, 22.4 लीटर बोलो। ये कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर। तो यहां पर कितना चाहिए रहेगा, यहां पर 2 फैरेड चाहिए रहेगा, ये 2 फैरेड। ठीक, तो हम इसका बात कर रहे हैं, तो ये इसी पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 फैरेड। समझ आया कि नहीं? क्लोरीन जो है, 1 मोल क्लोरीन गैस लिबरेट होने के लिए कितना चार्ज यहां पर रिलीज होना पड़ेगा, 2 फैरेड। ठीक, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अभी हम लॉ नहीं पढ़े हैं, यही सेम चीज किससे निकालते हैं हम, फैराडे लॉ से ना, लेकिन हम उसके बिना ही निकालना सीख रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो, समझ आ रहा है कुछ क्या इसमें,
पढ़ लिए क्वेश्चन। सॉल्व करें। इफ 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर, टाइम कितना दे दिया 1 आवर, थ्रू FeO सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन से, FeO सॉल्यूशन से, आयरन ऑक्साइड, व्हाट विल बी द मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट द एनोड। देखो देखने से क्लियर समझ आ रहा है कि जो FeO है ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला क्या हो जाएगा इसका Fe2+ और O2-। ये पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास, और ये निगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास, अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास ही जाएंगे ना। तो पहला हम बात करते हैं 8 कैथोड पे, पहला कहाँ बात करते हैं 8 कैथोड पे। तो 8 कैथोड पे क्या कहानी होने वाला है, ये जो Fe है Fe2+ क्या करेगा, कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, Fe सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन होगा। अब यहां पर बोला ये गया है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो यहां पर कितना मास डिपॉजिट होगा, और आपको क्या दे दिया है, करंट दिया है 10 एम्पियर। क्या हम यहां से चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं क्या, समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। ये कितना है 2 फैरेड, कितना है ये 2 फैरेड। जब 2 फैरेड चार्ज ये गेन कर रहा है, जब 2 फैरेड चार्ज गेन कर रहा है तो कितना मास डिपॉजिट होगा, आयरन का मास कितना होता है, आयरन का मास होता है कितना होता है 56, ये हो जाएगा 56 ग्राम। कितना मास होगा इसका 56। ठीक है। एकदम बढ़िया समझना, इस क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में। ये आइडियल कंडीशन है कि जब ये 56 ग्राम मास डिपॉजिट कर रहा है अपना आयरन का, तो कितना चार्ज यहां पर गेन कर रहा है 2 फैरेड। 2 फैरेड क्या कर रहा है, चार्ज गेन कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या 2 फैरेड चार्ज ये गेन कर रहा है, नहीं, इसने बोला है इतना करंट पास हो रहा है। तो उस करंट के अकॉर्डिंग हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना चार्ज पास हो रहा है। ये तो आइडियल कंडीशन हो गया। अगर वो 2 फैरेड चार्ज गेन करेगा तो इतना वो क्या करेगा, इतना डिपॉजिट करेगा। लेकिन 2 फैरेड अगर गेन नहीं करेगा तो कुछ अलग क्वांटिटी में करेगा, कम ज्यादा रहेगा तो कम ज्यादा होगा, है ना। तो हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कितना चार्ज यहां पर एक्चुअल में गेन हो रहा है। ये बात समझ आएगी नहीं। ये जो करंट दिया गया है इसीलिए दिया गया है क्योंकि कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कितना चार्ज यहां से गेन हुआ है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई कितना है देखो 10 एम्पियर है, टाइम कितना है T इज इक्वल टू 1 आवर है, बट इसको 1 आवर को हमको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो 60 इंटू 60, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 36, और यहां पर 3 बार 0। बात समझ आएगी नहीं। इसको क्या हम फैरेड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज यहां पर फैरेड में हो रहा है। तो फैरेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो भी कूलम में है, या तो इसको भी कूलम में लाना पड़ेगा या इसको किसमें करना पड़ेगा, फैरेड में, ताकि दोनों में कंफ्यूजन हमको ना हो। तो मैं काम करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं किसमें, फैरेड में। फैरेड में चेंज करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, 36 ये 000 है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 96500 से। देखो अभी ना बस 2 0 को कटा दो और बाकी को सेम रख दो, कुछ मत करो इसको। 360 अपॉन क्या है 965, और ये क्या है फैरेड है बस। अब एक्चुअल में देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इतना चार्ज ट्रांसफर होने पे, इतना चार्ज गेन होने पे इतना मास डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन क्या ये 2 फैरेड है, नहीं, ये तो 1 से भी छोटा आएगा। समझ आया। तो 360 अपॉन 965 फैरेड पे कितना मास ट्रांसफर होगा, मान लेते हैं x, कितना ट्रांसफर होगा x। तो यहां पर हम निकालेंगे Fe डिपॉजिटेड, Fe डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई 56 इंटू कितना हो जाएगा ये
360 अपॉन 965 अपॉन में इसका उल्टे वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2f। यहां पर भी क्या रहेगा f, एक मिनट, f को यहां पर ये देखो ये f हो गया, f और f कैंसल हो गया। इसको ठीक से अगर लिखा जाए तो 56 इंटू 360 अपॉन क्या हो जाएगा 965 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही क्या रहेगा आंसर। तो मैं डायरेक्ट बताऊं, आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसका जो आंसर आ रहा है 2965 56 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 965 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 10.44 ग्राम। इतना मास डिपॉजिट होगा, समझ आया कि नहीं। ठीक है, 56 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 965 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सही है। ये हमने निकाल लिया किसका वैल्यू, ये हमने निकाल लिया मास डिपॉजिटेड का। यही सेम चीज हम किससे निकाल सकते हैं, फैराडे लॉ से, जो कि हम आगे निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन यहां पर, आप फटाक से बस चार्ज निकाल लो, क्योंकि अगर 2 फैरेड चार्ज गेन कर रहा है तो इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें ये जानना है कि कितना चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा क्या, मास। तो ये x ग्राम हमने क्या कर लिया था, एज्यूम कर लिया था, और इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। कहीं कोई तकलीफ इसमें, चले आगे। अब इसी में एक दूसरा चीज निकालने के लिए बोला है, जो कि हम देखेंगे कहां पर, 8 कैथोड पे, सॉरी 8 एनोड पे, 8 एनोड पे। अब बताओ एनोड पे क्या कहानी हो रहा है। एनोड पे बोल रहा है कि कौन चला जाएगा, एनोड पे निगेटिव चार्ज जाएगा, जो कि क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा, तो क्या होगा, जब एनोड ऑक्सीजन पे जाएगा, एनोड ऑक्सीजन पे जाकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गया O2 माइनस, और यहां जाके इसने क्या किया, O2 माइनस जब यहां पर गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज, और ये बन जाएगा O2 गैस के फॉर्म में। ये देखो O2 गैस के फॉर्म में, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। ठीक, अब आप देखो यहां पर कितना है, ये आधा बन रहा है, कितना बन रहा है, आधा, आधा मोल बन रहा है ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन से क्या बनेगा, एक ही ऑक्सीजन, तो ये 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, हाफ मोल। ठीक, अब हाफ मोल कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैरेड चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, ये देखो 0.5 मोल अगर बन रहा है, या अपन देखें कितना वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम और कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे ही रख लेते हैं 0. हमको वॉल्यूम निकालना है ना, तो यहां देख लेते हैं कि अगर 2 फैरेड ट्रांसफर हो रहा है, अगर 2 फैरेड ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां कितना वॉल्यूम बन रहा है बताओ। 0.5 मतलब सीधा सीधा मैं लिखूं 11.2 लीटर। क्या इसमें कोई तकलीफ है लिखने में। जब ये ऑक्सीजन है, ये 2 फैरेड चार्ज रिलीज कर रहा है, तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, 11.2 वॉल्यूम, 11.2 लीटर वॉल्यूम लिबरेट हो रहा है। समझ आया कि नहीं। और हमने अभी चार्ज निकाला है, कितना चार्ज आया है, कितना चार्ज आया है, 360 अपॉन 965 फैरेड। जब 2 फैरेड है तो इतना वॉल्यूम बन रहा है, तो बताओ जब ये कितना रहेगा, 360 अपॉन 965 फैरेड रहेगा, तो यहां पर कितना वॉल्यूम आएगा, तो हम क्या मान लेंगे, x लीटर मान लेते हैं। कितना मान लिए, x लीटर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, कोई तकलीफ इसमें, बस बाकी तो बन गया, फिर अब कुछ नहीं बचा। तो यहां पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2
लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड कितना हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू, सीधा डायरेक्टली लिखता हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 360, नीचे को क्या डायरेक्ट 965, और यहां पर डिवाइड कर देंगे किससे, 2 फैरेड से। समझ आया? फैरेड फैरेड में रखें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, सीधा वो कैंसिल हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर रहेगा। सॉल्व करो, कितना आएगा, क्या लिखा है 11.2 इंटू 360 डिवाइडेड 965 डिवाइड 2, हाँ ये हो जाएगा, नहीं मैं कैलकुलेटर में कर रहा था, इज डिवाइड इंटू बोला, 2.089 ये आ रहा है। इसको आप राउंड फिगर में क्या कर सकते हो, 2.09, और ये हो जाएगा क्या, लीटर। इतना लीटर लिबरेट होगा, कोई दिक्कत भाई? चार्ज ज्यादा था 2 फैरेड, तो इतना हुआ, चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से भी कम आ जाएगा ना, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। ये है निकालने का तरीका। इस तरीके से फायदा ये है निकालने का कि आप आगे चल के जब फैराडे लॉ पढ़ोगे तो वो सिर्फ मास डिपॉजिट के बारे में फॉर्मूला देता है, तो हम ये तो निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, मास डिपॉजिट कितना हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हमको तमाशा करना पड़ जाएगा। क्या तमाशा करना पड़ेगा, फिर इस मास से निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल, समझ आया? फिर नंबर ऑफ मोल से हमको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ही है जो हमको क्या क्या देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल देता है, वॉल्यूम निकाल के देता है, और मास निकाल के देता है। तो इसीलिए हमको फिर से नंबर ऑफ मोल का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बट ये तरीका क्या है, एक ही बार में दोनों निकल जा रहा है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब आप देखोगे तो आपका वो रफ कॉपी चेक थोड़ी करने आएगा कि फैराडे लॉ से निकाले हो, किससे निकाले हो, तो ये हमको आसान पड़ता है, और यही चीज हम लोग सीख के भी रखे हैं पहले से, तो हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने बस क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया और कुछ नहीं किया, सिंपल यूनिटरी मेथड। वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हमको ऐसे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंपल रहता तो 1 में इतना तो 5 में इतना, ऐसा रहेगा तो देखते ही बन जाएगा, इसलिए हमको ये तरीका यूज करना रहेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं फैराडे लॉ पे। चलो, भूख थोड़ी लग रहा है, हाँ नहीं लग रहा है ना, भूख तो नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, ठीक। देखो, फैराडे लॉ के पूरे काम को हम लोग पहले सीख चुके हैं, अब बस इसका लॉ समझते हैं, ये बोलता क्या है। अब यह आदमी आया है, कुछ कुछ बोलेगा अपना, है ना, क्या बोल रहा है देखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पे इसने क्या किया, एक 2 लॉ दिया, और ये पहला लॉ क्या बोलता है समझना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। अभी देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, सब्सटेंस का जो क्वांटिटी डिपॉजिट हो रहा है, जो हमने देखा एनोड पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, तो मेनली जो डिपॉजिट की बात होती है सॉलिड के लिए होती है। तो हमने देखा कॉपर डिपॉजिट हुआ, अभी कौन डिपॉजिट हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो कौन डिपॉजिट हुआ, आयरन डिपॉजिट हुआ। तो ये जो डिपॉजिट हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसी बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम लोग तो शुरू के तभी जान गए थे, है ना, कि जितना चार्ज रहेगा उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा। उसी बात को ये अच्छे से बोल रहा है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से कितना पास हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से कितना पास हो रहा है, बस उसी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा कितना मास डिपॉजिट होगा। समझ आया कि नहीं? तो यहां से सीधा हम लिखेंगे डायरेक्टली, दैट इज मास डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू, मास डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहां पर, मास डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज क्यू। जब ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम क्या है, z। तो मास यहां पर ना कैपिटल नहीं रखना आप लोग, इसको स्मॉल कर देना। ये क्या लिखना है इसको, स्मॉल m, स्मॉल m मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू क्यू, जहां z क्या है, कांस्टेंट है, z क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, या कांस्टेंट नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? ये जो जेड है इसका नाम क्या है? जेड को हम बोलते हैं, जेड एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसका वैल्यू कैसे दिया जाएगा? तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, इसका वैल्यू निकालने का तरीका होता है Z इज इक्वल टू मोलर मास m अपॉन n फैक्टर इंटू f। इसका डेरिवेशन भी होता है बट कोई मतलब का नहीं है हमारे लिए। मोलर मास अपॉन n फैक्टर f a n फैक्टर इंटू f। ठीक, जहां मोलर मास अपॉन n फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास बोल सकते हैं। तो इसी का पैसा बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास अपॉन f। ये किसका वैल्यू होता है? z का। इस z के वैल्यू को वापस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा। देन मास डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z की जगह पे z हो जाएगा और q की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? q इज इक्वल टू, और क्या होता है? q इज इक्वल टू आई टी होता है क्या? i इंटू टी। तो देखो जब हम लोग यहाँ पर q की जगह पे आई टी पुट कर देंगे तो ये z आई टी हो जाएगा या z q हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जैसे हम लोग z का वैल्यू पुट करेंगे, देखो z आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m, z की जगह पे m और यहां पर क्या हो जाएगा? m अपॉन n फैक्टर इंटू f और ऊपर में क्या हो जाएगा? i इंटू टी। सिर्फ z का वैल्यू पुट किए। m अपॉन n फैक्टर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास, तो e इंटू आई टी और ये f। आप वो जो यूनिटरी मेथड देखोगे ना तो उसमें यही चीज हुआ है एक्चुअल में। समझ आया? यही चीज हुआ है यूनिटरी मेथड में और कुछ नहीं हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, काम पड़ेगा ये। जहां पर हमको वैल्यूज नहीं दिया रहेगा, अगर इसके वैल्यूज दिए रहेंगे तो हमको यहां से आसानी से निकालते बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? एक बात मैं आप लोगों को और समझा रहा हूं। हमने सबसे पहले जो डायग्राम बनाया था, देखो यहां भी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है सेम टू सेम गैल्वेनिक सेल के जैसा ही है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी के जैसा है, बस ये उल्टा हुआ है। यहां भी एनोड है, कैथोड है। यहां पर आप ध्यान दो, जो एनोड है पॉजिटिव हो गया है जबकि वहां क्या था? एनोड निगेटिव था। और यहां पर जो कैथोड है निगेटिव है जबकि वहां क्या था? पॉजिटिव था। तो ये डिफरेंस है दोनों की पोलैरिटी में। समझ आ रहा है ना? तो ये पहला डिफरेंस जो चेंज है उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसको मैं समझाने के लिए एक काम करता हूं, नोट करके रख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये हो जाएगा सेल, यहां पर एनोड और यहां पर क्या हो जाएगा? कैथोड। देखो सेल हमारे पास पहला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल है। अब समझ आ गया क्या? कभी भी नहीं आ रहा है, अब आ गया है ना? बोलने का तरीका तो बहुत शानदार है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना? एनोड पे क्या होगा इसका? निगेटिव। कैथोड पे क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। दूसरा चीज, जब हम गैल्वेनिक सेल की बात की थे तो वहां पर क्या सर्किट अपने आप कंप्लीट हो पा रहा था? नहीं, थोड़ी देर तक कंप्लीट हो रहा था, फिर वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग क्या किए थे? सॉल्ट ब्रिज का यूज किए थे। लेकिन यहां सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यहां पर जो ये इनर पाथ है, जो इनर सर्किट है, जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू है, यहां पर सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, तो यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। यहां इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है? यहां इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है बताओ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? कहां से कहां जा रहा है बताओ? ये देखो, ये हमारा क्या है? एनोड है। ठीक,
एनोड ने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया। यहां पर अगर मैं करंट की बात करूंगा तो करंट कैसे फ्लो होता है, करंट निगेटिव से कहां जाता है, पॉजिटिव। करंट आई जो है ऐसे फ्लो होगा, करंट आई इस तरह से फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर पे फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो क्लोरीन यहां इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे घूमते 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 पूरा यहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये सोडियम ले लेगा। ठीक, और ये देखो यहां पर ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है हेल्प कर रहा है, यहां किसने ले लिया, सोडियम ने ले लिया, और यहां पर क्लोरीन ने दे दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। बात समझ आया, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर होगा, NO2 NO2 कैथोड। और फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज निगेटिव से पॉजिटिव होता है एक बैटरी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड, निगेटिव से पॉजिटिव, कैथोड टू एनोड। ठीक है, एंड सर्किट इज कंप्लीटेड बाय, सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या है इसका इनर पाथ है। कंप्लीटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन इनर सर्किट, इनर सर्किट फ्रॉम, कहां से कहां देखो, कैथोड टू, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन इनर सर्किट फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हुआ एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, इसने दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड टू एनोड होगा कि एनोड टू कैथोड होगा, थोड़ा देखो तो यहां पर सोचो। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम देखें तो कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में कौन गेन कर रहा है, सोडियम। कौन गेन कर रहा है, सोडियम। मतलब कैथोड ने इसको दिया और एनोड ने क्या कर लिया, ले लिया। तो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, इसके अंदर में, कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, अगर हम फ्लो देखें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, बाहर में आउटसाइड सर्किट में, यहां पर आउटर सर्किट में ये एनोड से कैथोड। कंफ्यूज थोड़ी होगी, इसको आउटर सर्किट लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रोड्स लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा, एनोड से कहां जाएगा, कैथोड में, और यहां भी कहां, इलेक्ट्रोड में। ठीक है, इलेक्ट्रोड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ये कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, एनोड से लेकर के कैथोड की तरफ। चलो वापस आते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फैराडेज लॉ। ये चीज समझ आया, फैराडे लॉ में ये बोला गया था कि जो भी मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, और चार्ज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू टी। तो हमने मास डिपॉजिटेड का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, क्या किया, मास को m मान लिया और चार्ज को क्या मान लिया। इसको भी पढ़ने में तकलीफ नहीं हो रहा है क्या, इसको नहीं पढ़ पाए होगे, ठीक। मास डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
तो क्या हो जाएगा, मास m प्रोपोर्शनल टू चार्ज, m प्रोपोर्शनल टू चार्ज q। तो यहां क्या हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दिया, m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बस बोलोगे तो भी चल जाएगा। और इस z का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे कांस्टेंट f पे डिपेंड करेगा। जहां आप मोलर मास और n फैक्टर को क्या बोल सकते हो, इक्विवेलेंट मास बोल सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या हो जाएगा f, और इस z के वैल्यू को वापस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT जो होता है उसमें क्या कर देंगे, z का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर एक मोलर मास के फॉर्म में फॉर्मूला मिल गया और एक इस फॉर्म में मिल गया है, इक्विवेलेंट मास के फॉर्म में फॉर्मूला मिल गया है। दोनों आपको याद रखना है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, और इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और भी हैं। भूख लग रहा है, ठीक, चलो खाइए खाना, इसको नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, फिर हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, 5 मिनट में हो जाएगा क्लास खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 98, 99। आज सोच रहा हूं सेंचुरी लगाने के बाद क्लास थोड़ा सा ब्रेक किया जाएगा, है ना। कितना है इसका आंसर, बी आ रहा है। हो गया, देखें अब, व्हाट करंट स्ट्रेंथ, क्या निकालना है, करंट। व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में कितना लिबरेट करना है, 10 ग्राम क्लोरीन लिबरेट करना है, 10 ग्राम क्लोरीन। तो उसके लिए कितना करंट का स्ट्रेंथ फ्लो कराना रहेगा, ये पूछ रहा है। बताओ, जो क्लोरीन है उसका इक्वेशन क्या होगा, NaCl में Cl माइनस, Cl माइनस क्या करेगा, यहां पर Cl2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहां पर प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज करेगा, और ये कितना होगा इक्वेशन, आधा, है ना, ये आधा होगा। अपने को कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, कितना चाहिए अपने को, 10 ग्राम। एक क्लोरीन में कितना होता है, एक क्लोरीन में कितना होता है, अपने को 10 ग्राम चाहिए ना। क्लोरीन का मास कितना होता है, 35 पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर एक ही क्लोरीन है, तो मैं इसी को यूज कर लूं क्या। मास देखो कितना हो गया यहां पर, 35.5 ग्राम है, 35.5 ग्राम है। 35.5 ग्राम क्लोरीन रिलीज होने के लिए, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। देखो अगर हम एक्चुअल इक्वेशन लिखे तो ऐसा होगा, Cl माइनस Cl2 प्लस 2E माइनस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 लेना पड़ेगा। तो देखो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 71 ग्राम, और यहां पर कितना हो रहा है, 2 फैरेड। ये देखो, ये है इसका एक्चुअल इक्वेशन, बट ये हमारे काम का थोड़ी है, ये हमारे काम का नहीं है। ये यहां से भी आप समझ सकते हो, इसी को आप चाहो तो और करके एक सिंगल वाला भी लिख सकते हो। तो चाहे इसको लिखो या सिंगल लिखो, इसी में काम चला लें क्या, इससे भी चल जाएगा, है ना। तो 71 ग्राम अगर अपने को लिबरेट कराना है तो कितना चाहिए, 2 फैरेड। तो पूछ रहा है कि 10 ग्राम में कितना, 10 ग्राम में कितना करंट लगेगा। तो पहले हम निकाल देते हैं क्या, चार्ज एक बार निकल जाएगा तो करंट तो निकल सकता है। तो पहले हम निकाल देते हैं चार्ज। देखो अगर हम कितना ले लें इसका, 10 ग्राम, कितना ले लें, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में मान लेते हैं कितना है, 1 कूलम चार्ज चाहिए रहेगा, ठीक। तो निकालते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2F इंटू 10, और इसको क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे तो 71 डिवाइड कर दिए। अपने को करंट निकालना है तो चार्ज को कूलम में रखना पड़ेगा, तो मैं इस फेरेड को किसमें चेंज कर देता हूँ, कूलम में। तो देखो कितना हो जाएगा 2 × 96500 और ये हो गया 10 और अपॉन में 71। पहले तो बढ़िया मेहनत करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत कर लेना और मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूं, कर दूं। ठीक, तो ये जो भी है मान लेते हैं कूलम में इतना वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार। इधर आप करंट चाहिए ना, तो करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा। ठीक, तो देखो I इज इक्वल टू, या चाहो तो यहां पर मेहनत मत करो, एक बार इधर मेहनत कर लेना। कितना हो जाएगा, Q की जगह पे कितना वैल्यू है, Q की जगह पे अभी आया है ना 2 × 96500 इंटू कितना है 10 अपॉन नीचे में कितना है 71 है। अब डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे यहां पर टाइम, टाइम कितना है, टाइम देखो टाइम 1 आवर कहाँ लिखा है, ये लिखा है 1 आवर, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। डायरेक्टली लिख दो क्या, 16 × 60 मतलब कितना होता है 60 × 60 कितना हो जाएगा 36। लो भाई ठीक से कर देता। अब 60 × 60 सेकेंड। ठीक, अब देखो 1020 ये दोनों जीरो कैंसल हो गया। अब बाकी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 × 965 × 10 अपॉन 71 × 36। इसका जो आंसर आएगा ना वही हमारे काम का है। कितना आ रहा है 7.5 7.5, बहुत क्लोज आंसर है, 7.55 आ रहा है आंसर। इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, नहीं तो देख रहे हो 7.50 हो जाएगा। और यहां पर 45, 50, 60 बहुत क्लोज डिफरेंस है इसमें। कितना आ रहा है आंसर इसका, मैं एक बार कैलकुलेटर लगा देता हूं। 2 × 965 ठीक है, डिवाइडेड बाई 71 और डिवाइडेड बाई 36, 7.550 आ रहा है। तो ये 7.550 ये है एम्पियर में आंसर। तो मेरा काम तो हो गया, ये आंसर आ गया मेरे से। ठीक है, प्रोसेस आसान है कि टफ है, आसान है। ठीक, हमने फैराडे लॉ लगाया क्या, नहीं लगाया, बिना लगाए इसको सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं। ये 100 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए 100 नहीं माना जाएगा ये। हो गया टाइम, बस ये भी कुछ नहीं है, पुराना ही है। अब ये लॉ को हम लोग पढ़ लिया ऑलमोस्ट, मान के चलो। चलो 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा मेरे तरफ डाइवर्ट कर दो। ऐसे वाला नहीं बोला मैं। देखो फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड कर रहा था फर्स्ट लॉ क्या बोला, फर्स्ट लॉ ने बोला कि जो भी मास डिपॉजिट हो वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। उस चार्ज को बढ़िया तरीके से हम लोग आगे एक्सटेंड किए और फॉर्मूला निकाल लिए। क्या निकाल लिए, ZIT। जेड का वैल्यू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू F या इक्विवेलेंट मास अपॉन Z। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। अब ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास ना एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल हैं, और आप सब सेल को किस में लगा दो, सीरीज में लगा दो। किस में लगा दो, सीरीज में। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड है उन पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो आपस में किस रेशियो पे डिपेंड करेगा, उनका जो रेशियो डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट मास पे। बस समझ आया। अगर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा यहां पर सेल को कनेक्ट करते हैं, देखो ये एक सेल हो गया, ये हमारे पास एक सेल हो गया,
और एक दूसरा सेल फिर से ले लिए और इनको हम क्या करते हैं, सीरीज में आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब यही होता है कि अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो जब सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो अगर हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, डी मान लिए, तो किसी भी दो पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे, किसी भी दो पे कंपैरिजन करेंगे तो मास डिपॉजिटेड एट ए अपॉन मास डिपॉजिटेड एट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। इस पे ये डिपेंड करेगा। इक्विवेलेंट मास को अगर आपको मन कर रहा है किसमें कन्वर्ट करने का, मोलर मास में, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ ए अपॉन एन फैक्टर ऑफ ए, या इक्विवेलेंट मास बी को चेंज कर दो, मोलर मास ऑफ बी अपॉन एन फैक्टर ऑफ बी। यही बात इसमें लिखा हुआ है और ये कैसे है अभी समझा दे रहा हूं मैं। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इन दोनों में अब क्या है, सीरीज में तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज या फिर करंट फ्लो होगा। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, ये कब पास होगा, जब ये किस में कनेक्ट रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है या सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो उनका जो मास डिपॉजिट का रेशियो है किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास के रेशियो पर डिपेंड करेगा। ये जरूरी इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में ये 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इसलिए हमको दोनों लॉ को समझ के चलना पड़ेगा। या इनके फॉर्मूले के फॉर्म में कुछ रिलेशन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो भी हमारे काम का है। अब ये आया कैसे होगा सोचो, अभी हमने देखा था, यहां पर नोट करके मैं समझा दे रहा हूं, मास डिपॉजिट इक्वल टू क्या था, क्यू था, जेड इंटू क्यू, जेड इंटू क्या था, क्यू था। जेड को हमने क्या बोला, जेड को हमने बोला मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ, फैराडे कांस्टेंट बोला। और क्यू को हमने क्या बोला, क्यू को हमने बोला, क्यू को चलो क्यू ही रखते हैं, हटा देते हैं, क्यू क्यों क्या है, सेम है ना। तो अब आप यहां पर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी को अगर मैं इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू अपॉन एन फैक्टर हट गया तो क्या हो जाएगा ये F। चार्ज क्या है, कांस्टेंट हो गया, सेम बोला ना, चार्ज कांस्टेंट, F क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रहता है। तो ये जो मास डिपॉजिटेड है किस पर डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ E पे डिपेंड किया। किस पे डिपेंड किया, E पे। ये देखो ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट। इसी बस को क्या बना दिया है, स्टेटमेंट। समझ आया कि नहीं, इसी को क्या बना दिया है, स्टेटमेंट। मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, तो पहले वाले का अपॉन दूसरे वाले का। बात समझ आया। अगर इसी को हम लोग ऐसा लिख करके कुछ करेंगे, मान लो m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मान लिया मैं और E, तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, या ma अपॉन m2 ma अपॉन mb इज इक्वल टू E अपॉन EB। और E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में, ठीक। इसी को बस क्या कर दिया गया है, ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये चीज मैं समझाया हूं, ये आपके समझने के लिए, मेनली यहां तक कि आपको लिखना रहेगा, कोई दिक्कत। अब ये बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं। ये सब क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर रुको फटाफट लिख देता हूं पर, क्वेश्चन नंबर 101, 101, 102, 104, कहां पे, फर्स्ट ऑप्शन में डेसिमल रहेगा, पूछ रहे हो आप। हाँ डेसिमल रहेगा। 105, 106, हाँ देख रहा हूं।
107 क्या हो गया ऑप्शन बी को? ओके हम्म, क्या चीज? अच्छा ब्लैक से कर दो उसको। और कुछ हो गया ना? 107 शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। 108 नहीं, एक और क्वेश्चन। हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना अभी। हाँ लगा देंगे दूसरा। चलो ये वाला थैंक यू, बाय।